जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे कैंसर साइन एंड फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी की कर्क राशि और कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव जो है वो हमारा क्या है। ठीक है, तो देखिए देखिए अब कोई भी प्लैनेट कैंसर राशि या कर्क राशि में हो या चौथे हाउस में जाए तो उसमें एक संबंध बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट सिमिलर वो जरूर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कर्क राशि है वो आपकी 11th हाउस में पड़ती है। मान के चलिए कि आपका जो लगन है वो कन्या लगन है। हम पढ़ते हैं ना 12 लगन की कुंडलियाँ हो सकती है। देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 नंबर की आपकी राशि है, कन्या राशि, यहाँ पे कन्या लगन की आपकी कुंडली है तो आपकी कर्क राशि जाएगी यहाँ पे 4, 5 एंड 6। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए आपकी चाहे कोई भी लगन की कुंडली हो, कर्क राशि वहाँ जहाँ पे जाएगी वहाँ पे फोर्थ हाउस का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा, क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि होता है। तो कर्क राशि में जब भी कोई ग्रह जाएगा तो चाहे वो किसी भी हाउस में हो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट वहाँ पे जरूर रहेगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, कर्क राशि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये पेन नहीं चल रहा ढंग से, कोई नहीं, चलिए। देखिए आगे, कैंसर साइन या कर्क राशि, इंग्लिश में इसको कैंसर बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्क राशि बोलते हैं। और फोर्थ हाउस इन केपी के मतलब कालपुरुष कुंडली में क्या होता है, ये चौथा हाउस होता है, चौथा घर होता है। ठीक है, सिंबल इसका क्या होता है, सिंबल इसका होता है क्रैब। क्रैब का मतलब क्या होता है, केकड़ा। ठीक है, इंग्लिश में क्रैब बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हम केकड़ा बोलते हैं। वैसे कर्क राशि बोलते हैं, कर्क का मतलब भी क्या है यहाँ पे, केकड़े से ही होता है। अब सिंबल का क्या महत्व है, सिंबल का बहुत महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी सिंबल दिए हैं वो बहुत सोच समझ कर दिए हैं। जिस राशि का जो स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग ऋषि मुनियों ने वो सिंबल हमें दिए हैं। ठीक है, तो जो केकड़ा होता है उसका स्वभाव क्या होता है, केकड़ा बहुत ही शांत प्राणी होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस पे कोई विपदा आई, देखिए दिखने में बहुत भयानक दिखता है ये, लेकिन अगर इसके रास्ते में कोई आई तो रुकावट आई तो फिर क्या होगा, ये वोयलेंट हो जाता है। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा ये डेंजरस हो जाता है। दिखने में ये डेंजरस होता है लेकिन वैसे डेंजरस नहीं होता, शांति प्रिय होता है। लेकिन अगर इसको कोई परेशान करेगा तो फिर क्या होता है, इसके दो नुकीले हाथ पैर होता है, दबोच लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक सामने वाले का खून ना निकल जाए या उसको काट ना दे। तो चौथा हाउस जो होता है, फोर्थ हाउस होता है, वो हमारी मदर का भी होता है। और हमारी मदर का क्या स्वभाव होता है कि वैसे मदर शांत रहती है, लेकिन जब बात उसके बच्चे पे आ जाती है तो फिर वो शेरनी हो जाती है। आपने सुना होगा ना, गाय शांत है तब तक शांत है, अगर गाय के बच्चे के ऊपर शेर हमला कर दे तो कई बार जो शेरनी होती है, सॉरी, जो गाय होती है वो शेर को भी पछाड़ देती है जब बात उसके बच्चे पे आती है। ठीक है, तो चौथा हाउस हमारा किस चीज़ का है, आगे हम पढ़ेंगे, नर्चरिंग का है, मदर का है, आपकी इसका भवन का है, ठीक है, व्हीकल का है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था जो फोर्थ हाउस होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारे मदर को दिखाता है, माता को दिखाता है, हमारे सुख का स्थान होता है, नर्चरिंग का है। मदर का क्या है, नर्चरिंग, पालन पोषण का है। ठीक है, आपको घर में कैसा सुख मिलेगा, घर का वातावरण कैसा रहेगा, आराम कैसा मिलेगा, आपकी लाइफ कैसी बीतेगी, आरामदायक बीतेगी या संघर्षपूर्ण बीतेगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लग्जरी का है, गाड़ी का है, ठीक है, भूमि का है।
तो इसका जो स्वामी होता है मून यानी चंद्रमा क्या होते हैं, कर्क राशि के स्वामी होते हैं। पर एक बात आप याद रखिएगा, जो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है वो कर्क राशि नहीं होती, चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष राशि होती है। यही इसकी उच्च की राशि है और यही इसकी मूल त्रिकोण राशि है, वो डिग्रियों का फर्क होता है। मैं कभी आपको जरूरत पड़ेगी, अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी डिग्रियों की। तो डिग्री होती है 3 डिग्री पे जो चंद्रमा होता है ना वो उच्च का होता है, लेकिन उसके बाद जो वृष राशि में चंद्रमा रहता है तो फिर वो उसकी मूल त्रिकोण राशि में रहता है। ठीक है। एलिमेंट इसका वाटर है, जल तत्व की राशि है। 1 2 3 और 4, फिर ऐसे सीक्वेंस चलेगा। तो ये अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, क्योंकि चौथे नंबर की राशि है तो क्या है हमारी, ये जल तत्व की राशि है। ठीक है। अब जल तत्व की राशि क्या दिखाती है हमें, जल तत्व की राशि दिखाती है हमें इमोशन, ठीक है, भावनाएं। और जल में क्या है, ठहराव नहीं है, फ्लक्चुएशंस बहुत है। तो एक आइडिया मैं आपको ये देता हूँ यहाँ पे कि जल तत्व की जो राशि जहाँ पे होगी तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगी। मान के चलिए कर्क राशि किसी की 10वें भाव में है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके करियर में फ्लक्चुएशंस देखने को आपको जरूर मिलेंगी। चाहे कोई भी ग्रह बैठा, कुछ भी बैठा हो, जो राशि है, राशि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो उस राशि का जो प्रभाव है वो आपको जरूर से जरूर दिखाई देगा। ठीक है। दूसरा क्या, मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है। क्या है, मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है। 4 8 और 12 ये मोक्ष त्रिकोण है हमारा। तो इसमें क्या है, मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है। पहली जो राशि होती है धर्म, दूसरी अर्थ, तीसरी काम और चौथी मोक्ष। ठीक है। तो मोक्ष त्रिकोण का भी ये पहला भाव है। आगे देखिए, इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इंसान को अपने मन पे काबू करना पड़ता है। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, थॉट्स का कारक है। तो जब तक आपके थॉट्स कंट्रोल नहीं होंगे ना, तब तक आप मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते। दूसरा ये भी कह सकते हैं हम कि देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि जो मोक्ष प्राप्ति जब होती है, जब व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो जाती है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जंगल की तरफ भाग जाता है और उसके बाद वो संन्यास लेके फिर दान साधना करता है, फिर उसको मोक्ष मिलता है। चंद्रमा का अच्छी स्थिति में होना क्या है कि मन बहुत खुश होता है, तो मन का स्वभाव होता है कि ऊब भी जाता है। जब आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो क्या होगा, मन ऊब भी जाता है। तो उसको फिर भी ये लगता है कि इस भारी संसारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, मैंने सारे भोग भोग के देख लिए, सारे ऐशो आराम मैंने जी के देख लिया, अब कुछ ऐसा देखा जाए जो इस दुनिया से परे है या जो अंतिम सत्य है। सबसे बड़ा उदाहरण जो इसका है वो है हमारे गौतम बुद्ध। उनके पास सारी सुविधाएं थी, लेकिन उसके बाद भी फिर वो मोक्ष की तलाश में निकले। तो ऐसा नहीं है, चंद्रमा अगर एफ्लिक्टेड होगा, ठीक है, तो जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता हो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं होगी तो क्या करेगा, और काम और काम और काम। मैंने सिर्फ ये एक कारण बताया कि ऐसा नहीं कि किसी का चंद्रमा अच्छा होगा तो मोक्ष की तरफ नहीं जाएगा, कि ठीक है उसको तो मजा आ रहा है, संसार में लिप्त रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मन भर जाता है, ठीक है, जब अगर मन दुखी होगा ना, तो दुखी होके जो दुख होता है, अगर वो सांसारिक दुख है तो वो कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं लेके जाता, वो और भोगों की तरफ ही लेके जाएगा। उसको तलाश रहेगी। कोई पैसे के लिए दुखी है तो वो हमेशा लालायित रहेगा कि पैसा मिले, मोक्ष की तलाश में नहीं जाएगा वो। आप देखना, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बार नारद मुनि से भगवान विष्णु, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि भगवान अगर आपके हाथ में मोक्ष देना है तो आप सबको मोक्ष दे क्यों नहीं देते। तब उन्होंने कहा कि नारद मुनि, अब तो महाज्ञानी है, फिर भी आप एक काम करिए, ये गांव आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से पूछ लीजिए कितने व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो नारद मुनि ने जब पूछा तो सबने कोई ना कोई कारण बताया। सबकी कोई ना कोई इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए तब मैं मोक्ष चलूंगा, सबने कोई ना कोई कारण बताया। ठीक है। तो ये मैं वन ऑफ द कमेंट्स बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा चंद्रमा अच्छा होगा, तो और भी चीज़ें देखी जाएंगी। जुपिटर की स्थिति भी देखी जाएगी, केतु की स्थिति भी देखी जाएगी, शनि की स्थिति भी देखी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अब
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्क साइन। ठीक है, कर्क राशि की विशेषताएं। पहला तो क्या है, फोर्थ हाउस का प्रभाव। ठीक है, इमोशन आता है, जो फोर्थ हाउस होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा इमोशन का होता है। तो फोर्थ राशि जहाँ पे भी होगी, कर्क राशि जहाँ पे भी होगी, वहाँ पे वो अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगी। मान लिया किसी की कर्क राशि 9th हाउस में है, तो उसका जो लगन बन गया वो बन गया वृश्चिक लगन। तो ऐसा जो जातक होगा ना, ठीक है, उसके पिता इमोशनल हो जाएंगे, वो एग्रेसिव ना होकर इमोशनल हो जाएंगे। हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से ना रोए, लेकिन क्या होता है कि बहुत थोड़ी सी चीज़ों में उनकी आंखें भराना या गला भराना, ये होता है कि ठीक है मैं नहीं देख सकता ये चीज़ें, ऐसा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्लेनेट और साइन को हम क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। ठीक है, राशि इन्वायरमेंट देगी और जो राशि के जो कारक तत्व होंगे और उसके अंदर जो ग्रह बैठेंगे उसके अंदर हम उनको ब्लेंड करेंगे। तो कैंसर साइन जो कर्क राशि जो है वो क्या करता है, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए चंद्रमा भी उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कर्क साइन से भी हम अपनी माता की स्थिति को देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम माँ के पेट में थे, जब हम अपनी माँ के पेट में थे, तो हमारी मदर कैसा महसूस कर रही थी, उस टाइम पे मदर के आसपास, मम्मी के आसपास कैसा माहौल था, कैसा इन्वायरमेंट था, वो भी हम कर्क राशि से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया प्रोटेक्टिव नेचर होता है मदर का। ठीक है, हालांकि प्रोटेक्शन का सबसे पहला हाउस जो है वो क्या है, 3rd हाउस है, किसका, साहस का, पराक्रम का, उससे देखते हैं हम। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, घर का वो कैसा रहेगा। ठीक, और अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे तो हमारी जो माँ है वही हमारे घर को बाउंड रखती है। और प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बाहर से कोई आक्रमण करेगा तो प्रोटेक्शन नहीं। आपको कोई बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले आपकी जो माँ होती है वो आपके लिए दिन रात सेवा में रहेगी। ठीक है, बिल्कुल पिताजी का भी रोल है, पिताजी दवाई दिला के लाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन माँ जितनी सेवा कर सकती है शायद उतना पिता नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर वो एक्सेप्शन में आ जाएगा कि पिता ज़्यादा सेवा कर पाएंगे तो। ठीक है, तो फैमिली की प्रोटेक्शन जो है 4th हाउस से देखी जाएगी। और 2nd हाउस का तो हमारी फैमिली का होता है। ठीक है, 2nd हाउस का तो हमारी फैमिली का होता है, और 4th हाउस 2nd से 3rd पड़ता है। ये मैंने एक दिन आपको भावोद्भाव का सिद्धांत बताया था, एक और थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि देखिए जब भी क्या होता है, जिस घर से हम जो चीज़ देखते हैं उससे उतने ही घर आगे हम देखेंगे तो उस चीज़ का उससे भी पता चलता है। जैसे अब 3rd हाउस से हम पराक्रम देखते हैं, तो 2nd हाउस से 3rd हाउस देखेंगे तो लगन से 3rd हाउस मेरा खुद का पराक्रम, 2nd हाउस फैमिली को दिखाता है, तो 2nd हाउस से 3rd हाउस जो है वो क्या दिखाएगा, मेरी फैमिली का पराक्रम। जैसे 8th हाउस है वो 6th हाउस से 3rd पड़ता है, तो 6th हाउस मामा को दिखाता है। मामा को भी क्यों दिखाया अब, क्योंकि 4th हाउस से 3rd पड़ता है। 3rd हाउस छोटे भाई बहन का होता है, 4th हाउस मम्मी का होता है, माता का होता है। तो 4th 5th, एक मिनट, 4th 5th और 6th, तो 1 2 3, तो मम्मी के भाई बहन कौन हो गए, मामा। और 8th हाउस क्या पड़ गया, 6 से 3rd पड़ गया, 1 2 3, तो मामा का पराक्रम। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप कारक तत्वों को ध्यान में रखेंगे, चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेल्फ की प्रोटेक्शन 3rd हाउस से देखते हैं, वो करते हैं। अब क्या होता है कि इसके मदर के कैरेक्टरिस्टिक को भी दिखाएगा 4th हाउस, मूडी, सेंटिमेंटल, इंट्यूटिव, इंट्यूशन का भी है। ठीक है, इंट्यूशन के लिए हमारा चंद्रमा भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर चंद्रमा और केतु का साथ मिल जाता है तो ये व्यक्ति को हाईली इंट्यूशन दे सकता है। ठीक है, इंट्यूशन 12th हाउस में बहुत होता है, और 12th हाउस जो है आपको दूसरे लोग से कनेक्ट करता है, तो ये उसकी शुरुआत है। ठीक है, 12th हाउस इज द हायर मैनिफेस्टेशन फॉर इंट्यूशन। ठीक है, तो इंसान कितना अच्छा इंट्यूशन लेकर पैदा हुआ है वो भी हम किससे देखेंगे, 4th हाउस से देखेंगे। लॉयल एंड अटैच टू फैमिली एंड रूट्स। ठीक है,
लॉयल कितना होगा व्यक्ति, और अपनी फैमिली के साथ कितना अटैच्ड होगा। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उसको घर से दूर रहना पसंद होता है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते। बाहर नौकरी लग गई तो 20-20 दिन, महीना हो जाएगा, घर वालों से बात भी नहीं करेंगे, बात करेंगे तो हाय हेलो, हाँ मम्मी ठीक हूँ, पापा ठीक हूँ। कुछ व्यक्ति होते हैं हर रोज़ बात करते हैं, ठीक है। तो जिसका 4th हाउस एफिक्शन में नहीं होगा ज़्यादा, वो व्यक्ति क्या होगा, अपने फैमिली से अटैच होगा। कितना ऑनेस्ट होगा अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए कितना ईमानदार होगा, वो भी हम किससे देखेंगे, वो भी हम इससे 4th हाउस से देखेंगे, फैमिली में, अपने रिलेशंस में, ठीक है। फैमिली के साथ फैमिली के उसकी बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी 4th हाउस से देखेंगे। फैमिली से कितना प्यार करेगा, ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे, 4th हाउस के देखेंगे। प्यार करेगा या अबंडन करेगा, अबंडन मतलब त्याग देगा। वैल्यू क्लोज रिलेशनशिप एंड सिक्योरिटी, हम क्या करेंगे 4th हाउस से उसकी वैल्यूज़ भी देखेंगे, कैसी वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज उसकी अच्छी है या नहीं है, ठीक है। क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है, वो देखेंगे फैमिली के साथ कितनी है, और सिक्योरिटी की भी बात इससे करेंगे हम, कि वह रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में कितना अच्छा बिहेव करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि देखिए ये 7th हाउस से 10th पड़ता है 4th हाउस, ठीक है। तो 10th हाउस कर्म का होता है, तो अपने रिलेशन, और 7th हाउस रिलेशन का होता है, तो अपने रिलेशनशिप में कैसा कर्म रहेगा, उसका कैसा बिहेवियर रहेगा, वो भी हम कैसे देखते हैं, 4th हाउस से देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, रिप्रेजेंट होम अपने घर को भी दिखाता है, ठीक है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जड़ों को यानी पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, कि हम इसी परिवार में क्यों आए। देखिए एक हमारा केतु ग्रह जो होता है वो दिखाता है हमारा पेंडिंग कर्म, पास्ट लाइफ कर्मा को, और 4th हाउस दिखाता है हमारा कि हम इसी परिवार में क्यों, हमने यही फैमिली क्यों चुनी। कोई भी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स में बाय एक्सीडेंट नहीं है। आपने जो भी गर्भ चुना, जिस फैमिली में आप आए हैं, अपने कर्मों के फल स्वरूप आए हैं, और एक गर्भ आपने चुना है, हो सकता है एक्टिवली नहीं चुना। एक्टिवली गर्भ का चयन सिर्फ योग्य लोग कर सकते हैं, कि हाँ मुझे ये फैमिली चाहिए, ये मम्मी चाहिए, ये पापा चाहिए। हम क्या करेंगे, जो हमारे कर्म होंगे उसके अनुसार हमें वो मिल जाएगा। तो चयन हमने ऐसे नहीं किया कि ये मुझे मम्मी मिलेगी, ये मुझे पापा मिलेगा। हालांकि जो कर्म हम जो अब कर रहे हैं वो, या अपने जो पहले किए हैं वो, जो अब हम कर्म कर रहे थे, ये हमारा चयन ही है कि हमें मम्मी पापा कैसे मिलेंगे। अगर इस जन्म में हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि जो हमें अगले जन्म में माता पिता मिलेंगे वो धार्मिक मिलेंगे, घर का वातावरण शांत मिलेगा, प्रभु की भक्ति से उत्प्रोत मिलेगा, और अच्छे कर्म होंगे तो वहाँ पे आपको जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी मिलेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जाने के बाद आर्थिक स्थिति सुधर जाए, वो तो फिर आपके मम्मी पापा के साथ सब कुछ, सबका कंबाइंड कर्म होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यह भी देख सकते हैं कि ये 4th हाउस में बताया कि हमारा कितना कनेक्शन जुड़ा हुआ हमारे फैमिली मेम्बर्स से। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जैसे हमारा भाई बहन है, ठीक है, कुछ का क्या होता है, भाई भाई की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ का क्या होता है कि बिल्कुल नहीं बनती। कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े भाई होगा कमरे में तो बैठेंगे भी नहीं, या थोड़ी बहुत हेल्प सी होगी तभी बोलेंगे। और एक क्या है कि साथ में खाना खाएंगे, साथ में घूमने जाएंगे, वो सारी चीज़ें हमारी 4th हाउस से दिखाएगा। उसके बाद देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति शादी के बाद बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं, या शादी के बाद बिल्कुल अलग हो जाते हैं अपनी फैमिली से, तो वो भी 4th हाउस से देखा जाता है कि ये शादी के बाद ऐसा होगा या नहीं होगा। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो 7th हाउस का भी होता है, क्योंकि 7th हाउस हमारे स्पाउस को दिखाता है, पार्टनर को दिखाता है, ठीक है। अब देखिए 7th हाउस, 4th हाउस, ठीक है, और 10th हाउस ये कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, 7th हाउस से 4th हाउस पड़ता है क्या, हमारा 10th हाउस, ठीक है। ये सारे कनेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया ना आपको भाव भाव का सिद्धांत, तो 7th हाउस का जो 4th है वो स्पाउस की फैमिली को दिखाएगा, वो भी इसको इमोशंस को दिखाएगा, लॉयल्टी को दिखाएगा, सारी चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। और उससे 10th से 7th क्या पड़ता है, 4th पड़ता है, तो वो पार्टनर की वो चीज़ें दिखाएगा। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना एस्ट्रोलॉजी में, तब आपको ये पता चलेगा। अगर 10th हाउस हमारा अच्छा है तो हमारा कैरियर अच्छा है, और अगर कैरियर अच्छा है तो क्या होगा, 7th हाउस के अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए
ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कुछ नहीं कमाता, तो उसके हो सकता है संबंध में चलने, हो सकता है नहीं, ये होता ही है कि उसका संबंध भी ज़्यादा अच्छा नहीं चलता। उसका कारण क्या है कि अगर आदमी कुछ कमाएगा नहीं तो ऑब्वियसली उसके साथ डिस्प्यूट होगा। इसका ये कनेक्शन ये भी है। दूसरी बात, ये 7th से 4th पर था 10th हाउस, तो ये हमारे स्पाउस के बिहेवियर को भी दिखाता है कि वो कितना लॉयल होगा। अगर मान लिए आपका 4th हाउस अच्छा है लेकिन 10th हाउस एफ्लिक्टेड है, तो ऐसा कि आप तो अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ डिस्प्यूट कर सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हाथ ताली दोनों तरफ से बजती है कि दोनों ही एक जैसे मिल गए। कई बार ऐसा होता है कि लड़का ठीक है लड़की ठीक नहीं है, या लड़की ठीक है लड़का ठीक नहीं है। तो वो सारी क्या है, चार्ट देख के हम 4th 7th और 10th हाउस की स्थिति देख के हम ये सारी चीजें बता सकते हैं। आगे देखिए, हमारा मन कितना शांत रहेगा। हमारा मन कितना शांत रहेगा, कितना ज़्यादा क्यूरियस होगा, कितनी चिंताएं होंगी, थॉट प्रोसेस क्या होगा, ये सारा हम कर्क राशि से देखेंगे। हैप्पीनेस जो होता है वो भी हम क्या करेंगे, कर्क राशि से देखेंगे। कई बार क्या होता है कि इंसान के पास पैसा बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन ऐसे इंसान के पास क्या होता है, वो मेंटली खुश नहीं है। ये भी देखेंगे 4th हाउस से। अगर कर्क राशि एफ्लिक्शन में आ जाए या चंद्रमा एफ्लिक्शन में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति है जल्दी फिर खुश नहीं रहता। देखिए, जो थॉट्स आते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, उसमें भी क्या है, या तो कर्क राशि एफ्लिक्शन में चली जाए या चंद्रमा एफ्लिक्शन में चला जाए, पाप प्रभाव में चला जाए, तो ऐसा होगा। ठीक है, मेंटल पीस और इनर हैप्पीनेस। ठीक है, कोई इंसान क्या करता है, परिस्थिति से डर के बहुत जल्दी रोने लगता है, तो क्या है, उसका मन कमजोर है, उसका मन कमजोर है, मून एफिक्टेड होगा तो ऐसा होगा। या कोई इंसान क्या होता है, पत्थर दिल होता है, बिल्कुल कुछ भी हो जाए आंसू ही नहीं निकलते, घर में किसी की डेथ होगी नियर एंड डियर उनके, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, 4th हाउस हमारी हार्ट डिजीज को भी दिखाता है। ठीक है, 4th हाउस क्या हमारी हार्ट डिजीज को भी दिखाता है। और कई बार केतु का प्रभाव अगर इस 4th हाउस पे हो जाए तो क्या होता है, वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी बन जाती है, हार्ट अटैक की सिचुएशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या फिर हार्ट में वॉल वगैरह डलेगी या नहीं डलेगी, ये 4th हाउस से दिखाता है। प्रॉपर्टी, व्हीकल और लग्जरी, घर मकान जमीन जायदाद व्हीकल लग्जरी, इन सब के लिए 4th का हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपकी होप या उम्मीद, इंसान कितना ज़्यादा पैसिमिस्ट है या ऑप्टिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी, कि एक तो होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज देखता है, एक होता है कि वो, एक तो होता है कि आपदा में भी अवसर देखता है, और एक व्यक्ति होता है अवसर में भी आपदा देखता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, जैसे एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ कि एक जूते बनाने वाली कंपनी के, 2 जूते बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने अपने अपने सेल्समैन को भेजा कि थोड़ा जाओ मार्केट सर्वे करके आओ और पता करो कि हमारा क्या स्कोप है। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति गए और दोनों व्यक्तियों ने देखा यहाँ पे तो कोई जूते ही नहीं पहनता। तो पहले वाले व्यक्ति जाके बोला कि सर वहाँ पे ना हमारी कंपनी का कुछ भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता, तो कोई खरीदेगा नहीं, जो कोई पहनता ही नहीं। तो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि सर यहाँ पे हमारी कंपनी सबसे अच्छी चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता, इसका मतलब ये जूते के यूज़ के बारे में अवेयर नहीं है, बस हमें थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करके उनको जूते के यूज़ के बारे में अवेयर करना है, और हमारा कोई कंप्यूटर भी अभी यहाँ नहीं होगा, और जब तक कोई कंप्यूटर आएगा हम एक ब्रांड बन चुके होंगे। तो सेम सिचुएशन में क्या किया, एक ने आशा देख ली, अवसर देख लिया, दूसरा नहीं देख पाया, वो निराश होके चला गया। तो ये सारा हमारा थॉट प्रोसेस का हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी सी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी, कर्क राशि की। जैसे कोई इंसान पायलट बनेगा या नहीं बनेगा, ऑटो ड्राइवर बनेगा या लोको पायलट बनेगा, ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है केतु के साथ, क्योंकि 4th हाउस हमारे व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। तो शायद आगे मैं डिस्कस करूंगा कि केतु अगर 4th हाउस में है कर्क राशि में, तो ये आपको चार्टर्ड प्लेन भी दे सकता है। लेकिन देखिए ये साधारण आदमी के पास तो चार्टर्ड प्लेन होगा नहीं, उसके लिए चार्ट में फिर मैसिव वेल्थ का योग भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा धन योग होने चाहिए, तब जाके वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पायलट बनूंगा या नहीं बनूंगा, उसमें राहु और केतु दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि केतु ऊपर जाती हुई चीज़ है और राहु बड़ा करता है। तो बड़ा व्हीकल चलाएगा या छोटा व्हीकल चलाएगा, वो भी हम क्या करते हैं 4th हाउस से देखते हैं। ठीक है,
कोई इंसान गवर्नमेंट में ड्राइवर की नौकरी करेगा या किसी प्राइवेट कंपनी में मालिक के अंडर प्राइवेट नौकर बनकर रहेगा, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा वाइड है। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है फोर्थ हाउस के बारे में, ठीक है, कि हमारे थॉट्स का है, मदर का है, फैमिली का है, फैमिली के साथ हम लॉयल रहेंगे नहीं रहेंगे, फैमिली की सिक्योरिटी कैसी रहेगी, आशावादी होगा निराशावादी होगा, लॉयल्टी कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ठीक है। ड्राइवर का है हमारे मकान का, कैसे घर में हम रहेंगे, ठीक है, घर में सुख शांति बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, व्यक्ति कौन सा व्हीकल चलाएगा, ठीक है, मदर का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, ये सारी चीज़ें क्या है हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। ये क्या चौथे हाउस के कारक तत्व है जो मैंने आपको इस पूरी इसमें डिस्कस किए हैं। मेंटल पीस कैसा रहेगा, ठीक है, सेवंथ हाउस का 10th हाउस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, इंट्यूशन कैसा रहेगा, ठीक है, मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी एक हमारे जो ग्रह 9 ग्रह हैं उनका कर्क राशि में क्या प्रभाव होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।